और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। अभी भी एक जवान लापता बताया जा रहा है। न्यूज 18 को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस हमले को 700 से ज्यादा नक्सलियों ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें खासतौर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नक्सलियों की बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। 22 जवान शहीद हुए हैं, एक अभी भी लापता है। जबकि बड़ी जानकारी यह है कि कई माओवादी जो हैं वो भी ढेर कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। नक्सलियों को भी इस दौरान भारी नुकसान पहुंचाया गया है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार किया जा रहा है। तो तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो अब से पहले की तस्वीरें हैं। ये स्पष्ट करना चाहेंगे, 700 नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, ये पूरा वाकया हुआ सर? सर एक्चुअली हम कल रात को ही निकले थे ड्यूटी के लिए, तो हमको भी पता चल रहा था उस एरिया में गतिविधि चल रहा था नक्सलियों का। लेकिन अचानक हमारे ऊपर घात लगाया वो लोग चारों तरफ से, और जवाबी कार्रवाई हमने भी अच्छा किया। और उनमें से उनका भी काफ़ी कैजुअल्टी हुआ। वो डेड बॉडी उसमें से हम कुछ रिकवरी कर पाए, लेकिन अपना भी थोड़ा कैजुअल्टी होने के बाद इसलिए पूरा को हम उसको रिकवरी कर नहीं पाए। एक इस बाएं साइड है पहाड़, एक बाएं साइड है पहाड़। पहाड़ को बीचों बीच आ रहे थे, वहीं पे इनकाउंटर हुआ है। नक्सलियों की संख्या कितनी रही होगी? कम से कम 600-700 से अधिक था सर। 600-700 नक्सली रहे जी। आप लोगों की संख्या कितनी रही? 400 थी। हम लोग सर्चिंग करते हुए वहाँ पे गए थे अपना जोन्नागुड़ा में और टेकुटगुड़ा में जी। और वहाँ से जैसा वापस तो हमारा सही हुआ था, और वापसी में मतलब ये हुआ है घटना जी सर। तो जोन्नागुड़ा और टेकुलगुड़म के बीच में ही हुआ है सर एनकाउंटर? सर किस तरह के हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया होगा सर? जो हमारे पास है, जो वेपन्स कोई वाला है उनके पास। तो आपने सुना उन घायल जवानों को जो इस दौरान घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। करीब 600 से 700 नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। 22 जवान शहीद हुए हैं, एक जवान अभी भी लापता है। और साथ ही आपको बता दें कि कई जवान जो घायल हुए हैं उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। तो इस हमले के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन सभी ने घटना पर दुख जताया और साथ ही जो वीर शहीद हैं उन्हें नमन भी किया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मी के बलिदान को नमन करता हूं। साथ ही जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों, इसकी कामना करता हूं। तो ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद विभत्स ये तस्वीरें। यही वजह है कि इन तस्वीरों को ब्लर कर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा
रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, सबसे पहले तो इस वक्त का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। अवधेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर। अवधेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप बिल्कुल आवाज मिल रही है सर। एक बार फिर से एक बार सवाल अवधेश, दोहराएंगे सबसे पहले तो प्लीज इस वक्त का अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। अपडेट क्या है पूरे मामले को लेकर? देखिए, अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में साल 2021 में सबसे बड़ी घटना हुई है, माओवादी घटना हुई है, जिसमें अब तक आधिकारिक रूप से 22 जवानों की शहादत की जो खबर है वो निकल के आई है। जो नक्सल डीजी अशोक जुनेजा है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 22 जवानों की जो शहादत है वो हो चुकी है पूरे घटना में। और इसके अलावा सीआरपीएफ के जो डीजी है कुलदीप सिंह, वो भी पूरे जो स्थिति बनी हुई उसकी समीक्षा वो लगातार कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद क्या कुछ रणनीति बननी है, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। लगातार छत्तीसगढ़ के आला स्तर पे जो बैठक है, जो बातचीत है वो चल रही है। ये रणनीति बनाई जा रही है कि जो वहां पे सर्च ऑपरेशन है, जो अभी भी कहा जा रहा है कि 2 जवान जो है वो अभी भी लापता है, ना तो उनकी बॉडी रिकवर हो पा रही है, ना ही उनका कोई पता चल पा रहा है, तो वो कहां पे है उस बात को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जो क्षेत्र में जारी है। राजधानी रायपुर से लगातार जो आला अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घायल जवानों से भी बातचीत हुई है। और जो सीआरपीएफ के डीजी है कुलदीप सिंह और जो छत्तीसगढ़ के नक्सल डीजी अशोक जुनेजा है, उनके अलावा जो आला अधिकारी तमाम लोगों ने घायल जवानों से भी बात की है। और स्टैटिकल कहां पे छत्तीसगढ़ के जवानों से चूक हुई है उस पर रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। अनमैन्ड व्हीकल को भी वहां पे माउंट किया गया है। लगातार इस बात की भी सर्चिंग की जा रही है कि क्या उस क्षेत्र के आसपास, मतलब ये कि घटना जो स्थल है उसके आसपास क्या अभी भी कहीं नक्सलियों का जमावड़ा तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में माओवादी भी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जिनके शवों को नक्सलियों ने 3 ट्रैक्टर में अपने साथ लेके गए हैं, तो उन्हें भी लोकेट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि उनको लोकेट करके उनके संख्या का पता लगाया जा सके कि आखिरकार उनकी संख्या क्या थी। हमारे जवानों ने जो अपनी शहादत दी, लेकिन उन्होंने कितने माओवादियों को मार गिराया है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री आज शाम को लौटेंगे असम से, तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज अवधेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। जो घायल जवान हैं उनकी एग्जैक्ट संख्या क्या है और उनकी स्थिति कैसी है? साथ ही इनपुट्स थे और इनपुट्स होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे सामने आ जाती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इनपुट था जो लगातार वहां पे ड्रोन से या सैटेलाइट की जो तस्वीरें निकल के आ रही थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि उस क्षेत्र में नक्सलियों का जमावड़ा है। उसके बाद भी जो हमारे जवान थे वो वहां पे मोर्चा संभालने के लिए वो वहां पे निकले और 3 तरफ से उन्हें एम्बुश में फंसाया गया। मतलब ये कि पहले पहाड़ पे एम्बुश लगाया गया, जैसे ही हमारे जवान आगे बढ़ते गए उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कहां पे एम्बुश में फंस गए। और उसके बाद एक नीचे भी एम्बुश लगाया गया। जब जवान लौटे तो तीसरे एम्बुश में फंसे, जिसके बाद इतनी बड़ी घटना घटी कि अब तक 22 जवानों के शहादत की जो खबरें हैं वो निकल के आई है। पुष्टि हुई कि 22 जवान शहीद हुए हैं। इसमें घायल जवानों की जो संख्या है वो 31 बताई जा रही है। उनमें से 7 जवानों की स्थिति अभी भी गंभीर है। 12 जवानों का उपचार राजधानी रायपुर में किया जा रहा है और बाकी 21 जवानों के जो 20 जवानों के जो उपचार है वो बीजापुर के ही जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मतलब है कि 31 जवान घायल हुए हैं, 7 जवानों की स्थिति गंभीर है, बाकी सभी का उपचार लगातार चल रहा है। इनपुट थी, लेकिन इस बार फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है, इस बात ने साबित किया कि हमारे इनपुट से ज्यादा तगड़ा इनपुट जो है वो आज भी माओवादियों के पास है। और यही वजह है कि एक हफ्ते पहले एक घटना छत्तीसगढ़ में घटी और फिर से एक बड़ी घटना हुई जिसमें 22 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। तो इस पे यह पता चलता है कि आज भी हम रणनीति में कहीं ना कहीं नक्सलियों से काफी पीछे हैं और यही वजह है कि हमारे 22 जवानों की शहादत हो जाती है और उसके बाद हम इनपुट को कलेक्ट करने की और आगे की रणनीति बनाने की बात कहते हैं। अच्छा, अभी तक ये चीजों को लेकर के भी कुछ जानकारी मिल पाई है कि जो माओवादी थे उनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी नक्सली थे?
अब बिल्कुल देखिए, जो इनपुट निकल के आए हैं उसमें ये जॉइंट ऑपरेशन था माओवादियों की तरफ से। जो उनका मिलिट्री दलम है, जो सबसे खूंखार माना जाता है, जो गोरिल्ला वार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, उनके द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। संख्या की बात कर ली जाए तो ये बताई जा रही है, ये इनपुट्स है कि तकरीबन 500 की संख्या में जो नक्सली थे वो वहां पे मौके पे तैनात थे। उन्होंने एम्बुश लगाया था और जैसे ही वो एम्बुश में फंसे और 3 तरफ से जब फायरिंग हुई तो इसमें जो तेलंगाना के भी नक्सली थे उनका भी सहयोग लिया गया, आंध्र प्रदेश के थे उनका भी लिया गया। मतलब एक ज्वाइंट ऑपरेशन माओवादियों की तरफ से चलाया गया जिसमें हमारे 22 जवानों को शहादत देनी पड़ी है। चलिए अवधेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इनपुट्स होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना सामने आई है, जांच का विषय है। अब आगे जांच होगी, फिर स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिन जवानों का इलाज चल रहा है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, जल्द से जल्द ठीक हो। जो 7 की स्थिति गंभीर आपने बताई वो भी जल्द से जल्द ठीक हो, यही उम्मीद की जानी चाहिए। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो 22 जवान शहीद हुए हैं उनके पार्थिव देह को लाया जा रहा है और अब यहां से तैयारी होगी उनके पैतृक गांव भेजने की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लादूलाल पितलिया को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पितलिया पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो मामला चला, निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पितलिया का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ, जो जोर जबरदस्ती हुई, जो धमकी दी गई, डराया गया और उसके बाद नाम वापस लेने के बाद उनके बेटे का यह कहना कि हमारे बेंगलोर के बिजनेस सेंटर आज तक नहीं खुले हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। फिर लादूलाल पितलिया का यह कहना कि मेरे परिवार को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए मैंने नाम वापस लिया, कि मैंने मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं क्या मेरा गला कटवा लूं क्या, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको डरा धमका कर प्रेस के सामने लेकर आए और वो प्रेस में सामने आकर ये कहे कि मेरा ऐसा, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया। तो वीडियो में तो वो दिख रहे हैं, ऑडियो में उनकी आ गई, उन्होंने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री जी को। अब जो भी सारा मामला सामने आया उसमें अब बीजेपी इस काम में लगी हुई है पिछले 3-4 दिन से कि कैसे भी लादूलाल पितलिया पे पूरा दबाव बनाकर प्रेस के सामने लाकर ये कहलवाया जाए कि ये सारा मामला जो हुआ है मैंने दबाव में नहीं किया, मैंने मेरे मन से किया है। बीजेपी अखबार में प्रलोभन देती है, कहती है उन्हें इनाम दिया जाएगा नाम वापस लेने का, उनको पद दिया जाएगा। मैं आज कह रहा हूं बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे विपक्ष के नेता हो, इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। केंद्र की सरकार जिस तरह से एजेंसियों के दम पर, और वहां पर तो ये हो रहा है, बेंगलोर में तो कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग उनको उनके प्रतिष्ठान नहीं खोलने दे रहे। मुझे दुख इस बात का, इलेक्शन कमीशन कहां पर है? एक प्रत्याशी जिसका नामांकन वापस हो जाता है, उसके बच्चों के, उसके खुद के बयान इस तरह के आ जाते हैं, नामांकन वापस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर्स हैं, उनको बुलाकर बयान ले, और इस तरह की घटना सत्य होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती होगी कि इस देश में अब चुनाव लड़ने के लिए भी आदमी, इलेक्शन कमीशन उसकी सुरक्षा की पहले जिम्मेदारी ले तब लड़ पाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर करारा प्रहार किया है। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने उनसे खास बातचीत की। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर जी। मैम, देखा जाए तो 3 सीटों पे उपचुनाव है, बीजेपी करे 3 सीट हम जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करे हम जीत रहे हैं, और यह आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान जो क्राइम स्टेट बन गया है, जो शांत प्रदेश माना जाता था, जनता से किए हुए वादों में से ये 98% वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छे बहुमत से जीतेगी। लेकिन मैम, वहीं देखा जाए तो सहाड़ा सीट से एक बीजेपी के नेता जो पहले बीजेपी में थे, फिर निर्दल चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नामांकन किया, अब नामांकन वापस ले दिए, तो एक बगावती सूर सामने आ रही है जिसको कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है। देखिए, ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है। टिकट 10 जने मांगते हैं, एक को मिलता है, कुछ नाराजगी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासित कार्यकर्ता है वो आखिर में पार्टी के साथ आ जाता है।
तो थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन मिल बैठकर हम सब ने तय किया और आज वो भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से जिताने में सहयोग कर रहे हैं। कैमरा सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने देर रात नाकाबंदी के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां पुलिस ने 2 युवकों के पास से 25,000 नशीली गोलियां बरामद की। मौके से एक युवक भागने में कामयाब हो गया, वहीं दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पुलिस पकड़कर थाने ले आई। अब पकड़े गए बदमाश से उसके साथ और नशे के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। बीकानेर में एक डॉक्टर की मौत पर उसके साथी डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल देर रात एक बेकाबू ऑडी ने बाइक पर सवार 2 एमबीबीएस छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। डॉक्टर ऑडी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर ही शव उठाने की बात कह रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर पर हंगामा कर रहे डॉक्टरों को पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है। ये एक्सप्रेस वे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अनेक जिलों से होकर गुजर रहा है, जिससे कुछ महीने से दौसा घूसकांड मामले में ये एक्सप्रेस वे काफी चर्चाओं में रहा है। हम खड़े हैं दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन पर। यह एक्सप्रेसवे इस साल के अंत तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन बात करें इस एक्सप्रेसवे की तो हमारे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये एक लेन का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इधर की तरफ है जहां पर दूसरी लेन है, बीच में डिवाइडर है। यह एक्सप्रेसवे वैसे काफ़ी चर्चित है। इसकी चर्चा का पीछे कारण है दौसा घूसकांड। घूसकांड में इस कंपनी के प्रतिनिधियों से दौसा के अफसरों ने काफ़ी मोटी रिश्वत ली थी, जिसके चलते वो एसीबी की जद में है। हालांकि इस मामले के जो आरोपी हैं पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल, दोनों जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन आईपीएस मनीष अग्रवाल अभी जेल में है। ऐसे में इस हाईवे से जुड़ी हुई इस करप्शन कथा में 3 सूत्रधार आईपीएस मनीष अग्रवाल, पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल के चलते यह हाईवे काफ़ी सुर्खियों में रहा है और अब यह चर्चित हाईवे बनकर करीब करीब तैयार होने जा रहा है, जिसका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 अप्रैल को अवलोकन करेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसमें पर्यटक रंग बिरंगे ट्यूलिप्स के फूलों के साथ कश्मीर की संस्कृति, खानपान और लोक संगीत से रूबरू हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे चल रहे ट्यूलिप गार्डन महोत्सव की हैं। पहली तस्वीर में रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल हैं, तो दूसरी तस्वीर में कश्मीरी संगीत पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप महोत्सव 5 दिन चलने वाला है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को इस महोत्सव का उद्घाटन किया। कि यहाँ पर एक ही रंग के लाले होते, क्या ये इतना खूबसूरत लगता? मुमकिन नहीं। खूबसूरती कुदरत का कानून है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों का आह्वान किया था कि जब भी मौका मिले
जम्मू कश्मीर जरूर जाएं। ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के आतिथ्य का भी आनंद लें। मुझे बताया गया है कि रिकॉर्ड संख्या में लोग आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर पर्यटन के लिए ये वर्ष मैं कहूँ ये काफी अच्छा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट में पर्यटकों को ट्यूलिप गार्डन देखने जाने की अपील की थी। इसके बाद यहां अब तक रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक ट्यूलिप गार्डन का दीदार करने पहुंच चुके हैं। अब ट्यूलिप महोत्सव ने यहां पर्यटकों की संख्या को 2 गुना कर दिया है। Bring about a sense of normalcy, they promote tourism, and it also brings about a sense of community. सब साथ मिलके enjoy करें, celebrate करें. So I think this sort of initiative is very welcome. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एक रिलैक्स जिसे कहते हैं ना, रूह एक ताज़ा हो गई यहाँ आके, ऐसे वापस वो चीज़ देखने के लिए जिसके लिए हर एक तड़पता है कि कश्मीर आए, ट्यूलिप गार्डन देख ले और हर किसी से मिले। यहाँ जबरवान पहाड़ियों के बीच 35 हेक्टेयर में फैले ट्यूलिप गार्डन में इस बार 62 किस्म के करीब 15 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। साथ ही 7 अप्रैल तक ट्यूलिप महोत्सव के दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए कश्मीरी व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिससे महोत्सव की शोभा और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।